हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 21 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 22 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। कुल 6 भाग के माध्यम से दोस्तों ये 150 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे परीक्षा में, जिसमें सबसे पहले अपन भाग 1 के अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, हर पार्ट में अलग अलग टाइप के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं कौन से भाग में। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक ही कथन सत्य है, बाकी के 3 इसमें गलत दे रखे हैं। देखिए, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। दूसरा देखिए, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 879 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। कितना है? तो दोस्तों 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा इसमें। ये जो कुल स्थलीय सीमा है वो है दोस्तों 5920 किलोमीटर। ठीक है। चौथा देखिए, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये भी इसमें गलत दे रखा है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सत्य है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ अक्षांश या देशांतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है वो कौन से अक्षांश या देशांतर पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों ये बांसवाड़ा है वो स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसलमेर, जैसलमेर है ये दोस्तों 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये जैसलमेर है ये स्थित है। और धौलपुर, धौलपुर का दोस्तों सिलावट गांव है और वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर वो स्थित है। श्री गंगानगर है ये दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3241, 3241 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो कौन सी एक विशेषता है? तो वो है शुष्क एवं उष्ण दशाएं। शुष्क एवं उष्ण दशाएं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? बताइए कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान की चंबल और बनास नदी है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले चंबल, चंबल नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। तो ये अपना पहला गलत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी बनास, दोस्तों पश्चिमी बनास का राजस्थान से उद्गम होता है। ठीक है। और दोस्तों माही, माही का भी दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। साबरमती का राजस्थान से होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 और 4 है, इन दोनों नदियों का उद्गम है वो दोस्तों राजस्थान से होता है। तो यहाँ पर देखिए नहीं,
2 और 4, सॉरी, इसमें क्या पूछा है कि राजस्थान से नहीं हुआ है। तो राजस्थान से नहीं हुआ है तो एक तो चंबल का नहीं हुआ है और एक है माही का नहीं हुआ है। इन दोनों नदियों का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश से हुआ है। तो यहाँ पर 1 और 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए, कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है, बिल्कुल सही बात है। टीक की लकड़ी व्यवसायिक रूप से उपयोगी है एवं इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियों और गृह निर्माण में होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तीसरा देखिए, ये जंगल राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ये स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षावृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, इन वनों क्षेत्रों में यानी कि जो टीक के वन क्षेत्र हैं, इनमें वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर है 150 से 200 है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सत्य नहीं है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना, नेशनल चंबल सेंचुरी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों एक तो मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना, ये राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आते हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी है, ये नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इसमें सही है। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है, बताइए, तो वो है दोस्तों भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा है वो पाई जाती है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है झालावाड़ को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़ को। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 75% से अधिक साक्षरता है वो दोस्तों 2 ही जिलों में है, एक तो कोटा के अंदर और एक जयपुर के अंदर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों 76.6% है और जयपुर की है दोस्तों 75.5%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गरासिया जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन गरासिया जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस जनजाति के कुल देवता घोड़ा बावसी है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, इस समुदाय में ब्राह्मण की उपस्थिति में पैरावना विवाह करने की प्रथा प्रचलित है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गरासिया जनजाति में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरों द्वारा विवाह है वो किया जाता है। तो यहाँ पर उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर का गलत है। क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर दूसरा सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खान है दूसरी तरफ खनिज है। दोस्तों देखिए, डेगाना के अंदर किसकी खान है? तो डेगाना के अंदर दोस्तों टंगस्टन की खान है, ठीक है। और दोस्तों मांडो की पाल दोस्तों इसमें फ्लोरस्पार की खान है, फ्लोरस्पार खनिज का उत्पादन होता है दोस्तों। झामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है और गोट मांगलोद से दोस्तों जिप्सम का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो चारों के चारों सही सुमेलित है। 1, 2, 3, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज है तो दूसरी तरफ खान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पाइराइट, पाइराइट खनिज की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये सलादीपुर सीकर में है। सलादीपुरा सीकर के अंदर है ये पाइराइट की खान है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है बिरमानिया जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट की खान है दोस्तों। और गोरनेट तांबड़ा की खान है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये राजमहल में है। कहाँ पर है, राजमहल में है। और एमरोल्ड जिसको पन्ना बोलते हैं, तो पन्ना खनिज की खान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये काला गुमान में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 3-2-4-1, 3-2-4-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3-2-4-1 है, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क दोस्तों यानी कि सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है अवस्थित, तो ये फलोदी में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फलोदी जिले में है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुंदा माता मंदिर रोपवे कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जालोर में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मनसापूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे कहाँ पर है, तो ये सामोद जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये सावित्री माता मंदिर रोपवे है, ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बताइए आहड़ से आहड़ को दोस्तों ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में दोस्तों सत्य नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल यानी कि भारतीय राजकुमारों का मंडल था, उसके प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है बात है। तीसरा देखिए, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था, तो ये गज सिंह है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। और 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अपने को गंगा सिंह के संबंध में असत्य कथन बताना था, तो तीसरा नंबर का कथन है वो असत्य है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जानने वाले करों के संदर्भ में कौन सा असंगत है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंतर्गत लिए जाने वाले करों के संदर्भ में कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भेंट है ये युवराज की प्रथम शादी पर ये दोस्तों कर है वो दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। न्योता है ये राजकुमारी के विवाह पर दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर भरत रेख है ये दोस्तों मारवाड़ की पट्टा रेख है। और नजराना राज्य की सैनिक सेवा पर, ये गलत हो जाएगा। नजराना है ये दोस्तों राज्याभिषेक के दौरान लिया जाता था ये सामंत द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये तीसरा नंबर का इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है तो वो है दोस्तों विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर है तीसरी मंदिर, तीसरे मंजिल का नाम है। और पहली मंजिल है उसका नाम है दोस्तों शरद मंदिर, दूसरे का है रतन मंदिर, तीसरे का है विचित्र मंदिर, चौथे का है प्रकाश मंदिर, और पांचवे का नाम है हवा मंदिर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही।
21 नंबर का प्रश्न है, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बिसाऊ में है, बिसाऊ झुंझुनू में है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत तक जमाए। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाए। तो दोस्तों क्रम से अपने को क्या करना है? जमाना है। यहाँ पर देखिए गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो दोस्तों ये भाद्रपद हो जाएगा इसमें। दीपावली है ये दोस्तों कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तो ये दोस्तों ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ठीक है, दीपावली। और कृष्ण जन्माष्टमी है ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये मनाई जाती है। और गणगौर है ये दोस्तों चैत्र माह में मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली। तो यहाँ पर इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। तो दोस्तों ये शिव भस्मासुर की कथा पर ये आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर ये आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, मांगणियों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा? तो वो है कामायचा। दोस्तों कामायचा का प्रयोग है वो किया जाता है मांगणियारों के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं टूटिया बोलते हैं। ये तो सभी को पता होगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टूटिया। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संप्रदाय है तो दूसरी तरफ संत है। यहाँ पर देखिए निरंजनी संप्रदाय के जो संत हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो है संत हरिदास जी, बिल्कुल सही है। और गुंदड़ संप्रदाय के संत यहाँ पर नवलदास जी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो गुंदड़ संप्रदाय है, ठीक है, गुंदड़ संप्रदाय के जो दोस्तों गुंदड़ संप्रदाय है, ठीक है, तो ये संत दास जी इसके संत थे, संत दास जी। नवलदास जी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और अलखिया संत के अलखिया संप्रदाय के संत थे लालगिरी जी, बिल्कुल सही है। और निष्कलंक संप्रदाय के संत थे माओ जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है कुंभलगढ़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कुंभलगढ़। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संपादक है तो दूसरी तरफ समाचार पत्र है। यहाँ पर देखिए रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी है ये कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? तो दोस्तों ये तरुण राजस्थान के थे। और पंडित अबिन हरि, दोस्तों पंडित अबिन हरि है ये कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे। और बाबा नरसिंह दास है, बाबा नरसिंह दास ये दोस्तों वीरभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। और पंडित ताड़केश्वर शर्मा है ये गणेश समाचार पत्र के संपादक थे। तो यहाँ पर इसमें सी डी ए बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, CDAB। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो कौन सा है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों दामना। तो यहां पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दामना। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है? तो उनका नाम है राजेश गोदा, राजेश गोदा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों असत्य कथन का चयन अपने को क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए भीलों
दोस्तों यहाँ पर देखिए, भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में अपने को ये असत्य कथन बताना है। तो भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात। और देखिए, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कई बार परीक्षा में मासिक की जगह वार्षिक लिख दिया जाता है। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन गलत दे रखा है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था है तो दूसरी तरफ संस्थापक है। राजस्थान सेवा संघ, दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। और वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। और सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 4 2 3। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। दाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों ये बाड़मेर क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर क्षेत्र में। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग केलोग की हिंदी ग्रामर में किया गया। निम्न में से किस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग केलोग की हिंदी ग्रामर में किया गया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है हाड़ौती। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। केलोग के हिंदी ग्रामर में किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग 1875 में हाड़ौती बोली का। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें हैं तो दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पर देखिए, नेह तरंग के पुस्तक के लेखक हैं वो दोस्तों यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। दोस्तों नेह तरंग पुस्तक के जो लेखक है वो बूंदी नरेश राव राजा बुद्ध सिंह, कौन थे दोस्तों, बुद्ध सिंह। तो यहाँ पर इसमें बुद्ध सिंह है वो होना चाहिए था, सवाई प्रताप सिंह इसमें गलत दे रखा है। और नाग दामन के थे दोस्तों सयाजी झूला, बिल्कुल सही है। रणमल छंद के लेखक थे श्रीधर व्यास, ये भी बिल्कुल सही है। और भाषा भूषण के लेखक थे महाराजा जसवंत सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है मेहंदी राचनी, मेहंदी राचनी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन है वो असत्य है, कौन सा या कौन से कथन है वो असत्य है। यहाँ पर देखिए, कन्हैयालाल सेठिया मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे कन्हैयालाल तो सही है, लेकिन सेठिया है वो गलत है। दोस्तों कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सहल पूरा नाम है कन्हैयालाल सहल, मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे थे। तो यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए, उमंग मेघराज मुकुल की प्रथम रचना है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने को असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर केवल एक है वो असत्य कथन है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड निम्न में से किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान आए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो है ये उदयपुर, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान आए थे। 2 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन है वो गलत है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह डिंगल शैली में लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। इसमें केवल बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल बूंदी राज्य का नहीं है दोस्तों, बूंदी राज्य के साथ साथ राजस्थान और भारत के इतिहास का भी दोस्तों इसमें वर्णन है वो मिलता है।
और ये महाकाव्य है, ये चंपू शैली में रचित है, गद्य और पद्य मिश्रित में। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा सेकंड नंबर का। इसमें राजस्थान में मराठों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विस्पान का उल्लेख है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर विलास महाकाव्यम के रचयिता है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कृष्ण भट्ट। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कृष्ण भट्ट। सेकंड नंबर का देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क व अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशुधन श्रेणी में किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये दोस्तों 19 सितंबर 2014 को ये घोषित किया गया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंच गौरव योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया? तो ये 15 दिसंबर 2024 को किया गया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है? निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए गारसा कल्लू के अंदर है, मुन्नावनूर तमिलनाडु में है, बीचवाल बीकानेर में है, तो यहाँ पर गोधरा गुजरात है वो इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है वो नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो ये बंडदेवरा मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर बंडदेवरा, इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? तो वो थी दोस्तों रीमा दत्ता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रीमा दत्ता। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस प्राचीन नगर को कोंकण तीर्थ की संज्ञा दी जाती है? कोंकण तीर्थ की संज्ञा है वो दी जाती है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर को दी जाती है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुष्कर को। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो ये बीकानेर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो ये 15वें संविधान संशोधन में की गई थी ये। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में की गई थी, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? कौन सा अनुच्छेद राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 320। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 320। 50 नंबर का प्रश्न है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 अप्रैल 1962 को, 4 अप्रैल दोस्तों 1962 को समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित है वो किया गया था। तो यहाँ पर 15 जनवरी 1987 को छठा संभाग बनाया गया था अजमेर को, और दोबारा शुरू की गई थी ये प्रथा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न है, कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो कौन सा असत्य कथन है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, इस योजना का द्वितीय चरण 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया दोस्तों। इस योजना का द्वितीय चरण 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया।
यहाँ पर जो पहला कथन है वो ही गलत हो जाएगा। दोस्तों ये कथन है, ये देखिए इस योजना का तो द्वितीय चरण है, ये दोस्तों 26 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था, तो अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग है, बिल्कुल सही है। इस योजना में 10 से 45 वर्ग की किशोरी महिलाएं पात्र हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इसमें इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में अपना पहला नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों ये कालीबाई भील उड़ान योजना है, इसको MI शक्ति उड़ान योजना के नाम से भी जाना जाता है, और 19 दिसंबर 2021 को ये शुरू हुई थी। इसका दूसरा चरण है वो 26 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही असत्य है। 52 नंबर का प्रश्न, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय प्रबंधन में नवाचार, ई लर्निंग एवं दूरस्थ शिक्षा में नवाचार, पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों वो हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए शैक्षिक नवाचार के क्षेत्रों में यहाँ पर उपरोक्त सभी कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सभी शामिल है, नहीं, हाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, यही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। अब इसमें पूछा है कि नहीं है, तो दोस्तों बाकी तो 3 है, चौथा नहीं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत किस कक्षा में प्रवेश लेने पर निःशुल्क साइकिल का लाभ मिलता है? निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत किस कक्षा में प्रवेश लेने पर निःशुल्क साइकिल का लाभ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है 9वीं कक्षा में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9वीं कक्षा में। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से या इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, तो दोस्तों बिल्कुल है। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या है? बताइए महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है 50%। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 50%। 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी, 2 बार सीधे को की जाएगी, तो दोस्तों वो है विद्यालय को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए
बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए, बताइए। प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, प्राथमिक विद्यालय की, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक 60 बच्चों पर दोस्तों अध्यापकों की संख्या है वो कितनी होगी, तो वो होगी दोस्तों 2। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कब तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी, तो कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी, तो दोस्तों अब 12वीं तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा, तो दोस्तों दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये 3 से 6 आयु वर्ष के बालकों को दूध उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है, दूसरी तरफ राज्य उच्च न्यायालय है, राज्य उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा है, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा है, ये दोस्तों राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव है, ये दोस्तों त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह है, ये तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, ये मद्रास के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CBDA अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CBDA। ये देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सिमनीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ओडिशा के कौन से जिले में स्थित है, तो ये मयूरभंज में है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मयूरभंज में। 64 नंबर का प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित एग्री स्टेक योजना को राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया है, तो दोस्तों कहाँ शुरू किया गया है, तो ये सीकर में शुरू किया गया है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सीकर में शुरू किया गया है। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 कब तक प्रभावी रहेगी, तो ये कब तक प्रभावी रहेगी, तो दोस्तों ये मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। भाग 1 के अंदर अपन ने 40 प्रश्न पढ़े थे, भाग 2 के अंदर अपन ने 25 प्रश्न है, और अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर 60 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचती रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ये उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, केवल्य संबंधित है, केवल्य संबंधित है, तो दोस्तों ये जैन दर्शन से संबंधित है केवल्य, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है दोस्तों महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। देखिए ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो जाएगी दोस्तों राजधानी और ये हो जाएगा दोस्तों महाजनपद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौशल महाजनपद है या तक्षशिला महाजनपद है, सॉरी तक्षशिला राजधानी है वो कौन से महाजनपद की है, तक्षशिला राजधानी है वो दोस्तों कौन से महाजनपद की है, तो यहाँ पर गांधार, गांधार जनपद की राजधानी है दोस्तों तक्षशिला, ठीक है। और श्रावस्ती या अयोध्या ये राजधानी किसकी है, तो दोस्तों ये कौशल जनपद की ये राजधानी है। और जो विराटनगर है ये दोस्तों कौन से जनपद की राजधानी है, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। और वैशाली किसकी राजधानी है, तो दोस्तों ये वज्जी महाजनपद की राजधानी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए 4-1-3-2 यानी कि दोस्तों ये उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर 4-3-1-2 यानी कि सी देखिए तक्षशिला तो हो जाएगा इसमें किसकी, गांधार की, ठीक है। श्रावस्ती हो जाएगा दोस्तों इसमें, श्रावस्ती या अयोध्या है ये
कोसल जनपद की राजधानी हो जाएगा। और विराटनगर है ये मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएगी, और वैशाली है ये वज्जी जनपद की। तो ये उल्टा दे रखा है कि राजधानी इधर आ जाएगी और महाजनपद उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, देखिए बी डी बीडीसीए, ठीक है। बीडीसीए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बीडीसीए, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो दोस्तों ये सीताध्यक्ष द्वारा एकीकृत है, वो किया जाता था। 3 नंबर का ऑप्शन सही। 71 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में मापतोल का अध्यक्ष कहलाता था, तो वो कहलाता था दोस्तों पोतवाध्यक्ष। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोतवाध्यक्ष। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान मामूलक, बताइए, निम्न में से कौन सा सुल्तान मामलुक वंश से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर देखिए बलबन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों। मामूलुक इसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो वो था दोस्तों पुस्तक के भाग से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुस्तक के भाग से। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में? तो कौन सी भाषा में है? तो दोस्तों तुर्की भाषा में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुर्की भाषा में। 75 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों, जो 1931 में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी, वे थे, तो वे कौन थे? वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले। 77 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? बताइए, आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो दोस्तों वो किया था सिंगापुर में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर में। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं तो दोस्तों ये सूर्य के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्रमशः है, तो वो है दोस्तों कौन सा? बताइए दोस्तों, देखिए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बढ़ता है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में स्थित माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, गलत हो जाएगा। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पहला कथन गलत है। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों कांगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल 3 कथन है वो इसमें सत्य है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन से सुरक्षा करता है? कौन जीवन से सुरक्षा करता है? तो दोस्तों वो है ओजोन की परत। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में स्थानीय पवन है और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोन जो स्थानीय पवन है ये
आल्पस पर्वत के दक्षिण ढाल के ऊपर दोस्तों ये चढ़कर ढाल के सारे दोस्तों ये नीचे उतरती है, यानी कि आल्पस पर्वत पर के आसपास के क्षेत्रों में चलती है। सिमुम है, सिमुम दोस्तों ये अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क पवन है, और कुर्दिस्तान है वो इसके अंतर्गत आता है। और सेंटाना, सेंटाना है ये दोस्तों दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थानीय हवा है, तो ये कैलिफोर्निया इसमें हो जाएगा। जोंडा, जोंडा दोस्तों अर्जेंटीना में चलने वाली हवा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, DBCA, DBCA। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन है वो असत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों समताप मंडल, कौन सा या कौन से कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दो कथन दे रखे हैं और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, देखिए समताप मंडल के निचले भाग में सभी ऊंचाइयों पर तापमान अलग अलग होता है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए समताप मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण तापमान में कमी होती है, तो दोस्तों देखिए ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरण के अवशोषण के कारण तापमान में दोस्तों वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो गलत है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कनारी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही कनारी। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का वृत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का वृत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो वो है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और ये विश्व का महानतम वृत्तम डेल्टा है दोस्तों ये। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, तो वो है अनुक्रम दोस्तों कौन सा, तो वो है दोस्तों होकेडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूसु, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों कोणधारी वन है वो नहीं पाए जाते हैं, तो ये अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, बाकी स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं, फिनलैंड में पाए जाते हैं, 1 नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो वो है दोस्तों एशिया में, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पेंगुइन मुख्यतः किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों अंटार्कटिका में, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था दोस्तों श्रीगंगानगर में, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में किसके रूप में संस्थापित किया गया था, तो किसके रूप में संस्थापित किया गया था, तो ये बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में संस्थापित किया गया था, 4 नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, तो दोस्तों ये अवस्थित है भोपाल सागर में, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, रूर औद्योगिक प्रदेश, रूर औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों ये जर्मनी में है, बिल्कुल सही है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश ये बेल्जियम तथा फ्रांस में है, बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र ये स्वीडन में नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम में है।
ठीक है, ये गलत हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र ये यूएसए में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, और कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पे खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल दोस्तों चावल और गेहूं है, ठीक है। मक्का, जौ, दाल, ये क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मक्का, खाद्यान्न फसल है वो मक्का। नकदी फसलें हैं वो कौन से? तो दोस्तों गन्ना, गन्ना है वो दोस्तों क्या है? नकदी फसल है। और बागानी, बागानी है वो दोस्तों कॉफी है, ये बागानी फसल है। और रेशेदार फसल है वो है कपास। तो यहाँ पर इसमें डी ए बी सी, डी ए बी सी यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मसाले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो वो है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो दोस्तों किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2002 में ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सत्य है? बताइए, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें 100 की नहीं 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। आगे देखिए, स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो दोस्तों सरकार को इस्तीफा देना नहीं होता। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है? असत्य है, स्थगन प्रस्ताव से संबंधित। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों असत्य है। नेक्स्ट 100 नंबर का प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अच्छा प्रश्न है। कोट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। इसमें देखिए दोस्तों, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होगी, प्रधानमंत्री में नहीं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। तो यहाँ पर 2 3 और 4 कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 3 और 4 सही है। 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो कौन जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो वह है ग्राम सभा का सदस्य। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 103 नंबर का प्रश्न है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों ये पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों भाग 9 क, भाग 9 क। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला सांसद किस राज्य में निर्वाचित हुई? तो ये निर्वाचित हुई दोस्तों पश्चिम बंगाल में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन बनी थी? पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम था दोस्तों गंगा देवी। गंगा देवी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर गंगा देवी। आगे देखिए वर्तमान 18वीं लोकसभा के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परिषद में कुल कितनी महिला मंत्री है? तो कुल कितनी महिला मंत्री है? तो दोस्तों 7 महिला मंत्री है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित है? तो दोस्तों ये संसद में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संसद में। 109 नंबर का प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अभिकथन ए और कारण आर में देखिए यहां पर दोस्तों अपने को कूट भाषा का उत्तर कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा दोस्तों इसमें सही है। देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, बिल्कुल सही है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर है वो दोनों दोस्तों इसमें सही है, और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य नहीं है? बताइए नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है विपक्ष का नेता, ये सदस्य नहीं है दोस्तों। आगे देखिए निम्न में से किसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया जाता है? निम्न में से किसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 8 कोर सेक्टर्स में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खाद्य पदार्थ को नहीं किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, भारत में निजीकरण शब्द किस रिपोर्ट में पहली बार प्रमुखता से आया था? तो पहली बार प्रमुखता से आया था तो वो आया था दोस्तों नरसिंहन समिति। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहन समिति। 113 नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा से संबंधित सुरेश तेंदुलकर समिति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर गरीबी रेखा से संबंधित सुरेश तेंदुलकर समिति के संदर्भ में असत्य कथन की क्या करना है? पहचान करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो दोस्तों इसमें देखिए इस समिति में दोस्तों इस समिति में गरीबी के आकलन के लिए एमआरपी आधारित आंकड़ों का प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों इसमें इस समिति में गरीबी का निर्धारण कैलोरी की जगह व्यय पर आधारित है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति का गठन 2005 में हुआ और इसने रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी के सभी कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर कोई भी असत्य कथन है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 115 करोड़ रुपए का। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिए गए ऋण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों माइक्रो क्रेडिट। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 दिसंबर को।
118 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता मामले विभाग को एक अलग विभाग के रूप में कब गठित किया गया? तो दोस्तों ये जून 1997 में गठित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश एचडीआई रैंक में भारत से नीचे है? तो वो है दोस्तों भारत 130वें स्थान पर है, ठीक है, और नेपाल है वो 145वें नंबर पर है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन सही। 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो वो चुना है दोस्तों भूटान ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही, भूटान। 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1964 की धारा 9 के अंतर्गत कौन सी इकाई गठित की जाती है? तो कौन सी इकाई गठित की जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कृषि उपज मंडी समिति। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वस्तुएं मुख्य रूप से वितरित की जाती है? तो कौन सी वस्तुएं मुख्य रूप से वितरित की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो है गेहूं, चावल और चीनी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है? कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों 35 किग्रा प्रति परिवार। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर भाग 4 के अंदर अब अपन शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 126 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि उपयोगी नहीं है? तो ये विधि है, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर उपयुक्त उपागम के संबंध में विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर उपयुक्त उपागम के संबंध में विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें उपयुक्त उपागम के संबंध में दोस्तों अपने को यहाँ पर ये उत्तर देना है, ठीक है, विचार करना है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि अपने को बताना है कि कौन से उपागम के संबंध में ये विचार है, ठीक है। ये देखिए, ये कूट भाषा में उत्तर देना है, कौन सा उपागम है वो बताना है। देखिए, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की पहचान करने में और उनका विश्लेषण करने में और समाधान विकसित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये बात कौन से उपागम की है? छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करता है। छात्र गरीबी, प्रदूषण या लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और समाधान विकसित करने के लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा उपागम होगा? कौन सा उपागम होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समस्या समाधान उपागम। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन का शिक्षण उपागम नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण उपागम नहीं है, तो वो है मौन अध्ययन उपागम। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने से संबंधित कारण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने से संबंधित कारण है, तो वो कारण है तो वो है प्रखर बुद्धि बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देना। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 130 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को नेत्रहीन शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों वो है, इसमें देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। और दोस्तों कूट भाषा में भी उत्तर है वो आपको देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए उचित ठहराव और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोले, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन दोस्तों इधर से शुरू है। ऐसी वर्कशीट का उपयोग करना जिसे हल करने के लिए देखना आवश्यक हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कल्पना कराने के लिए मौखिक संकेत दे, बिल्कुल सही है। क्लासरूम में चर्चा के दौरान स्पर्श सामग्री से परिचय कराना, तो यहाँ पर ए सी डी अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ए सी डी, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र, चार्ट और चित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो दोस्तों किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो यहाँ पर है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्थिर दृश्य सहायक सामग्री, 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है? बताइए कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है? तो दोस्तों वो है पाठ्य पुस्तक शिक्षक का साधन है, साध्य नहीं। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये तर्क संगत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे तर्क संगत है। 133 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी है? तो किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए, 2 नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो वो है दोस्तों, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परीक्षा मूल्यांकन की सबसे अधिक प्रचलित प्रविधि है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक की स्वयं की भी योग्यता का मापन किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र मानचित्र पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा? तो शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा? तो कठिनाई को जानने का प्रयास करेगा, 1 नंबर का ऑप्शन सही। अब अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 136 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से किन के मध्य अंतक्रिया होती है? तो किन के मध्य अंतक्रिया होती है? तो वो होती है दोस्तों शिक्षक व छात्रों के मध्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 137 नंबर का प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? बताइए। तो वो है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है? तो ये दोस्तों रोस ने कहा है। ये किसने कहा है? रोस ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया दोस्तों मॉर्गन एवं मुर्रे के द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, 2 नंबर ऑप्शन सही। 141 नंबर का प्रश्न है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये पहलू कौन से श्रेणी से संबंधित है? तो ये सामाजिक कारक से संबंधित है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अधिगम कोई अनोखी क्रिया नहीं है बल्कि यह वातावरण का ही एक संगठन है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है? तो ये पावलोव ने कहा है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 143 नंबर का प्रश्न है, डिस्लेक्सिया संबंधित है, डिस्लेक्सिया संबंधित है, तो दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है, 2 नंबर का ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया, ठीक है, डेविस सी मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 145 नंबर का प्रश्न है, अधिगम असमता में गणितीय विकार का नाम है, तो गणितीय विकार का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, ये इसकी जगह आप कर लेना डिसलेक्सिया। नहीं, डिसलेक्सिया तो ऑप्शन में दे रखा है। अधिगम असमता में गणितीय विकार का नाम है, तो दोस्तों गणितीय विकार का नाम है, ठीक है, वो है डिस्कैलुलिया। डिस्कैलुलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कैलुलिया, ठीक है। आगे देखिए, अब अपन भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 146 नंबर प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? मुख्य कार्य कौन से हैं?
तो वो है सूचना का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण व या स्थानांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। निम्न में से किस मेमोरी इकाई की भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो सबसे कम है तो वो है दोस्तों किलोबाइट यानी कि केबी की। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो वो है दोस्तों ज्ञान संकल्प पोर्टल। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्ञान संकल्प पोर्टल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 149 नंबर प्रश्न है, भारत के बैंकिंग सिस्टम में एनईएफटी का क्या अर्थ है? एनईएफटी का क्या अर्थ है? तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एमओओसी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है दोस्तों मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।